हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में, जिसका प्रश्न कुछ इस प्रकार एग्जाम में आ सकता है। मगध साम्राज्य का उदय इतने विस्तृत भूभाग पर क्यों हुआ, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया? आइए आंसर देखते हैं। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल राजनीतिक पुनर्गठन और बौद्धिक उथल पुथल का युग था। इस काल में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, जिनमें से मगध, कौशल, वत्स और अवंती 4 प्रमुख शक्तियां थीं। लेकिन इनमें सबसे प्रभावशाली और दीर्घकालिक शक्ति के रूप में मगध उभरा। मगध साम्राज्य का यह उदय न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और साम्राज्यवादी परंपरा की नींव भी साबित हुआ। मगध का उदय आकस्मिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक संगठित ऐतिहासिक प्रक्रिया और बहुआयामी कारण थे। सबसे पहला और प्रमुख कारण था इसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति। मगध गंगा घाटी के मध्य भाग में स्थित था, जिसकी भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। गंगा, सोन और चंपा जैसी नदियां इसे सिंचाई, जल परिवहन और संपर्क की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बनाती थी। इसके अलावा चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसकी राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र एक प्राकृतिक किले के रूप में विकसित हुई, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त थी। दूसरा बड़ा कारण था इसकी आर्थिक समृद्धि। मगध के पास उपजाऊ कृषि भूमि के साथ साथ लोहा, तांबा और पत्थर जैसे खनिज संसाधनों की भी प्रचुरता थी। इन संसाधनों ने न केवल आंतरिक निर्माण और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, बल्कि सैन्य शक्ति को भी मजबूती दी। वाणिज्यिक दृष्टि से यह क्षेत्र गंगा के जलमार्ग से पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था, जिससे व्यापार में वृद्धि और राजकोष सुदृढ़ हुआ। राजनीतिक दृष्टि से मगध शासकों की दूरदर्शिता और विस्तारवादी नीतियां इसके उत्कर्ष में अत्यंत निर्णायक थी। हर्यंक वंश के बिंबिसार ने कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे शक्तिशाली राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अंग जैसे महाजनपद पर विजय प्राप्त कर पूर्व दिशा में साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु ने लिच्छवियों और वाराणसी जैसे गणराज्य को युद्ध द्वारा पराजित किया और मगध को एक युद्ध प्रवण शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा दी, जो गंगा नदी के निकट एक रणनीतिक स्थान था। मगध के शासकों ने केवल सैन्य शक्ति पर ही बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक और कूटनीतिक दक्षता भी प्रदर्शित की। युद्ध के साथ साथ संबंधों को निभाने और राजनीतिक विवाहों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से संतुलन बनाए रखना उनकी कुशलता को दर्शाता है। मगध का उत्कर्ष केवल भौतिक शक्ति तक सीमित नहीं था। यह क्षेत्र धार्मिक सांस्कृतिक उन्नयन का भी केंद्र रहा। बुद्ध और महावीर दोनों के विचारों का प्रारंभ प्रचार प्रसार मगध और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के शांतिप्रिय विचारों ने समाज में सामाजिक समरसता, नैतिक अनुशासन और वैचारिक नव चेतना को जन्म दिया, जिसने राज्य की आंतरिक एकता को मजबूत किया। नंद वंश के समय में मगध का साम्राज्य विस्तार पर पहुंच गया। नंदों ने एक केंद्रीकृत प्रशासन, विशाल सेना और सख्त कर व्यवस्था के माध्यम से साम्राज्य को संगठित रूप दिया। भले ही नंद शासक जनप्रिय नहीं रहे हों, किंतु उन्होंने शासन तंत्र को जो आकार दिया, वह आगे चलकर मौर्य वंश द्वारा ग्रहण कर उसे और अधिक विस्तारित किया गया। मगध के उत्कर्ष में एक और महत्वपूर्ण कारक था उस काल का राजनीतिक वातावरण। समकालीन महाजनपद आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे, जैसे कौशल और वाराणसी के बीच संघर्ष या अवंती और वत्स के बीच शक्ति संतुलन की होड़। इन अंतर्विरोधी कारणों का लाभ उठाकर मगध ने अपने धीरे धीरे सबसे प्रभावी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। अंततः मगध का उदय केवल एक राज्य की शक्ति वृद्धि नहीं, बल्कि यह प्राचीन भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत थी। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने भारत के एकीकरण और प्रशासनिक दक्षता की मिसाल कायम की। आइए अब इस प्रश्न के निष्कर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं। मगध साम्राज्य का उदय एक जटिल लेकिन संगठित ऐतिहासिक प्रक्रिया थी।
जो भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और संस्कृति के समन्वय का परिणाम थी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक केंद्रीय शक्ति की अवधारणा को जन्म दिया और आगे चलकर मौर्य जैसे महान साम्राज्यों के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। मगध का यह उत्कर्ष केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की शासन परंपरा का प्रारंभिक स्वरूप था।